बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं बेहद ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम IIT JEE एडवांस के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, वक्त हो चला है कि हम आपसे मुलाकात करवाएँ प्रोफ़ेसर SM रज़ा साहब LN मुंबई, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और हमारी जानिब से तमाम व्यूअर्स को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सर, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में IIT JEE के बारे में बात किया था और जैसा कि हमने वादा किया था नाजरीन से कि हम IIT एडवांस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ IIT JEE एडवांस? कबल इसके कि मैं IIT के बारे में कुछ कहूँ, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में सबसे कामयाब इंसान वो है जिसके बच्चे कामयाब हों। राइट, ट्रू। तो कामयाब इंसान वही हो सकता है जिसके घर में जो उसकी वाइफ है या जो उसकी लाइफ पार्टनर है जी, वो प्रॉपरली बच्चों को गाइड कर सके। Right. जो भी माएँ बहनें जो अभी टीवी पे हमारे सामने और इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने बच्चे को स्टार्ट से बहुत प्रॉपरली नर्च करें। क्योंकि देखेंगे आप, जब मैं IIT के बारे में आपको बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कि IIT का एग्ज़ाम कितना मुश्किल है। मैं अपने घर की बात करूँ, मेरी वाइफ फारजू फातिमा है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सारी चीज़ें केयरिंग करना, तो और मैंने लाइफ में बहुत सारे बच्चों को देखा है इस तरह से जो कि IIT या एम्स क्वालिफाई करते हैं। जब उन बच्चों का इंटरव्यू आता है तो सबसे पहले वो अपने मदर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे छोटी एज से स्कूलिंग, होमवर्क, सारी चीज़ों का ध्यान रखा। जी। तो आप अपने बच्चे को प्रॉपरली नर्च करने की कोशिश करें। अब जहाँ तक आपने IIT के बारे में पूछा, IIT JEE एडवांस जी, एक एग्ज़ामिनेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट IIT के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टोटल इंडिया में लगभग 19 IITs हैं और एक ISM धनबाद। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप 4 तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। पहला BTech, ओके, यानी इंजीनियरिंग में आप BTech की डिग्री कर सकते हैं। यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी या BS है, दैट इज़ बैचलर इन साइंस। ओके, B फार्मेसी फार्मा का भी कोर्स है और इसके अलावा आर्किटेक्चर में आप BTech कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 कोर्सेज: BTech, BS यानी बैचलर इन साइंसेस, B फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर। ओके, 4 कोर्सेज हैं जो IIT में आप कर सकते हैं मतलब थ्रू द एग्ज़ाम, थ्रू एग्ज़ाम या IIT के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ये 4 तरह के कोर्सेज IIT ऑफर करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, IIT 19 है, इसके साथ एक ISM धनबाद है और IIT JEE के एग्ज़ामिनेशन के बाद कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आपको दाखिला मिल सकता है IIT JEE एडवांस के स्कोर के या उनके कट ऑफ को या उनके मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई करने के बाद। मैं उनके नाम आपको बारी बारी दे रहा हूँ, आप देखें और उसे नोट भी कर सकते हैं। आप IIT JEE एडवांस के स्कोर के बाद आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, जो भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे और तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में आपको एडमिशन मिल सकता है IIT JEE एडवांस के थ्रू, और इसमें जाने के लिए थ्रू आप KVPY भी जा सकते हैं, जो हमने पहले भी जो इतने ओलंपियाड्स होते हैं उसके बारे में जो मैंने डिस्कस किया था उसमें बताया था। इसके अलावा IIT JEE एडवांस से आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है IIT JEE एडवांस से। शिव नादर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव, अर्नी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, अलायंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप एडमिशन्स IIT JEE एडवांस में क्वालिफाई करने के बाद ले सकते हैं। ओके सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ IIT आर इन इंडिया? IIT, जैसे अभी मैंने जस्ट आपको जिक्र किया कि IIT टोटल 19 है। ओके, उसमें जो पॉपुलर नेम सुनने में आपको आता है, जैसे IIT मुंबई हो गई, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है, IIT चेन्नई हो गया, IIT कानपुर है, IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है, IIT BHU आप ले लें, ISM धनबाद हो गया। इसके अलावा कुछ नए IITs भी ओपन हुए हैं थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले। उसमें IIT मंडी हो गया, IIT पटना है, IIT
भुवनेश्वर है आईआईटी, इस तरह के आईआईटीज है। तो टोटल मतलब हम लोग जो एग्जाम देते हैं आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं, तो हमें वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसमें ये होगा कि जब आप मुंबई, जब आप आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई करेंगे तो एक कट ऑफ राइज होती है। जैसे आप ये देख लें, मुंबई यूनिवर्सिटी में आपने एक सेंट्रलाइज फॉर्म फिल किया, या पटना यूनिवर्सिटी में आपने एक सेंट्रलाइज फॉर्म किया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एक सेंट्रलाइज फॉर्म फिल किया, तो कॉलेज की प्रायोरिटी अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिले या ना मिले डिपेंड करता है आपकी रैंक पे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों के लिए रख रहा हूँ कि टॉप 50 बच्चों की पहली प्रायोरिटी आईआईटी मुंबई होती है इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद फिर बच्चे आईआईटी दिल्ली देखते हैं, आईआईटी चेन्नई है, आईआईटी खड़गपुर है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है और उस रैंक के अकॉर्डिंग आपकी ब्रांच की चॉइस क्या है। मतलब थ्रू द आईआईटी एग्जाम वो अपने ये सारे कॉलेजेस में आप एडमिशंस ले सकते हैं, और हर कॉलेज अपने लिए एक अलग से कट ऑफ, एक अलग से मेरिट लिस्ट जारी करती है, और उसके अकॉर्डिंग एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है इनकी। अब जैसे आज की डेट में आप देखेंगे ऐसा नहीं है, हमारी चॉइस के ऊपर नहीं है कि हम यहाँ जाना चाहते हैं। चॉइस भी होगी, डेफिनेटली आपकी चॉइस होगी, लेकिन अब ये बताएं, एक लॉजिकल सी बात मैं कर रहा हूँ। सपोज करें आजकल मैक्सिमम बच्चों की चॉइस होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट। तो अगर मान लिया सपोज कीजिए अगर टोटल आईआईटीज में लेट अस से 500 अगर कंप्यूटर की सीट्स हैं सपोज करें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आईआईटी में जो सिलेक्टेड हुए वो सपोज करो 10,000 हैं, और 8,000 बच्चों ने पहली चॉइस कंप्यूटर डाल दी, राइट। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस सबको नहीं मिल सकती है, तो अब उसमें रैंक डिसाइड करेगा। तो डिपेंड करता है कि किस ब्रांच को ज्यादा बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। जिस ब्रांच को ज्यादा बच्चे ऑप्ट करेंगे डेफिनेटली वहां रैंक जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब रैंक के ऊपर डिपेंड होता है, कोई ऐसा सोर्स या इस तरीके का उसमें भी साजिद साहब उसमें भी एक रैंक कहाँ पे, जैसे सपोज करो मैं ऐसे एक लॉजिकल सी बात कर रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की बात आप देख लें, तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली वहां पे स्कैरसिटी होगी ना आपकी। तो अब मान लिया कंप्यूटर में सपोज कीजिए कि 500 सीट्स है और एक साथ 8,000 बच्चों ने कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर दिया, राइट। तो अब वहां डिसीजन आप कैसे लेंगे, रैंक से। तो जितनी बेटर रैंक होगी उतनी आपको बेटर ब्रांच मिलेगी, उतनी रेगुलर आईटीज आपको मिलेगा। तो ये एक सिनेरियो बनता है जी। सर ये एग्जाम कब होता है, मतलब व्हेन दिस एग्जाम कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इस साल जो आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन था दैट वाज ऑन 21 ऑफ मई। इस साल की डेट में बता रहा हूँ, 21 मई 2017 संडे ये एग्जामिनेशन की डेट थी। और जनरली जो ये एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जो मई के महीने के लास्ट जो 10 डेज होते हैं उसमें किसी संडे में होता है ये, जो अब तक देखा गया। माइट भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टेंटेटिवली यही डेट्स पिछले 5 साल से देखी जा रही हैं। जी ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करने के ऑनलाइन डेट्स वगैरह, इसके लिए बहुत टेक्निकल देखिए क्वेश्चन है, नाजरीन को मैं यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा एक डाटा में रख रहा हूँ। आईआईटी जेईई एडवांस में जाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप आईआईटी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन पहले आप फिल करें फॉर्म और उसे क्वालिफाई करें। जैसे आप याद करें, मैंने आईएएस के बारे में आपको बताया था, या पिछले एपिसोड में मैंने अंबिया का एक क्वेश्चन आया था राजस्थान से जिसने आरएस के बारे में पूछा था। तो इन सब सारे एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो दो पेपर्स होंगे। एक होता है प्रीलिम एग्जाम। प्रीलिम एग्जाम्स में एक कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ को जब आप क्लियर करते हैं तो उसके बिहाफ पे आप उसके मेंस एग्जामिनेशन में जाते हैं। आईएएस में भी ऐसे देखेंगे, या आप आरएस वगैरह के एग्जाम्स में भी वैसे ही आईआईटी जेईई एडवांस में है। जो प्रीलिम आईएएस में है उसी तरह का यहाँ पे प्रीलिम हो गया जेईई मेंस। यानी आईआईटी एडवांस में जाने के लिए पहले आपको जेईई मेंस का एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन वही आ गई जो जेईई मेंस का होगा। पहला एग्जाम आपका होगा जेईई मेंस का। जेईई मेंस के एग्जाम को आप फिल करेंगे, और ये देखें मैं स्क्रीन पे उसके नोटिफिकेशन को शो कर रहा हूं। और ये नोटिफिकेशन मैं पिछले साल को टेंटेटिव मान के, पिछले साल के अकॉर्डिंग, यानी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आई थी वो मैं शो कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट जो 2018 में जो एग्ज़ाम होना है उसकी नोटिफिकेशन 2017 में आएगी, लगभग इसी टाइप की नोटिफिकेशन होगी। तो इसे आप प्रॉपरली एक बार ज़रूर देखें। थोड़ा सा आगे पीछे पकड़, थोड़ा आगे पीछे। तो ये आईआईटी जेईई मेंस के नोटिफिकेशंस को आपने सारी इन्फॉर्मेशन देखी, और आप पहले जेईई मेंस का एग्जामिनेशन फेस करेंगे जो इस साल 2 अप्रैल में हुआ। अब आईआईटी जेईई एडवांस क्या करती है कि जैसे जेईई मेंस आपने दिया तो टॉप 2 लाख बच्चों को इस बार
जो जेईई मेंस में टॉप जिन 2 लाख बच्चों ने स्कोर किया, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्रिएट हुआ कि अब वो आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर लिख सकते हैं। ओके। मतलब आईआईटी जेईई एडवांस में जाने के लिए सबसे पहले आईआईटी जेईई मेंस आपको फेस करना होगा। ओके। फेस करने के बाद जेईई मेंस में एक मिनिमम कट ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस अपने लिए फिट करेगी या लगाएगी। ओके। इस बार का जो मिनिमम कट ऑफ था दैट वाज जस्ट 81 आउट ऑफ 360। ओके। 360 नंबर में आपको 81 अगर आप लाए जेईई मेंस में, तो आप आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। ओके। ये क्राइटेरिया है पहला तो ये। और जनरली मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के देखता हूँ, बच्चे पूछते हैं ये कंपटीशन मुश्किल तो नहीं, इस कंपटीशन में बहुत परेशानी तो नहीं होगी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि आज तक आपने किसी भी स्कूल के एग्जामिनेशन में जो क्लास 1 से 12 तक आपने फेस किया होगा, किसी भी क्लास में आपकी इतनी पुअर स्कोरिंग नहीं होगी, यानी आपने 25% किसी भी क्लास में स्कोर नहीं किया होगा, क्योंकि क्लास प्रमोट होने के लिए लगभग 33 या 35% स्कोर चाहिए। तो आप देखें 360 का आई मीन 25% होता है 90, और यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ सिर्फ रखा गया है 81। अच्छा, ये 81 कट ऑफ रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी ST/SC और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और OBC के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए मिनिमम कट ऑफ और भी नीचे आएगी। फॉर एग्जांपल OBC के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, लगभग 60 के आसपास का कट ऑफ था OBC के लिए, 50 के आसपास का आएगा SC के लिए, 47 के आसपास आएगा ST के लिए, और लगभग इतना ही 47 मार्क्स था फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो जब इतना आप स्कोर कर लेंगे जनरल कैंडिडेट, अगर आप 81 स्कोर कर लेंगे, तब आप आईआईटी जेईई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ रिमार्केबल एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले जिस साल ये शुरुआत हुई कि आईआईटी जेईई एडवांस में बैठने के लिए आपको जेईई मेंस पास करना है, उसके बाद क्या होता है कि आईआईटी के लिए एक अलग से ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। ओके। ओके। अब देखें ये अलग से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। क्या होता है कि जानकारी की कमी की वजह से देखिए कितनी प्रॉब्लम आती है। जिस साल ये पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया, उस साल आईआईटी जेईई एडवांस ने ये कहा कि आईआईटी जेईई मेंस में जो टॉप 1,50,000 बच्चे होंगे, उनको अलग से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके आईआईटी जेईई एडवांस देना है। लेकिन जब आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम हुआ तो सिर्फ बच्चे बैठे 1,26,000, यानी 24,000 बच्चे ये इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से उस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए कि हमको एक्स्ट्रा फॉर्म भी फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप प्रिकॉशस रहें। जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद आईआईटी जेईई एडवांस में बैठने के लिए आपको अलग से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। उस ऑनलाइन फॉर्म की डेट्स भी आपके सामने आएगी, उसकी एक फ़ी होगी। मैं जनरल कैंडिडेट के बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, 2500 फीस होती है, और OBC और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 1200 होती है। ये फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे। ऑनलाइन फिलअप करने में आप जहाँ तक पेमेंट का आएगा, पेमेंट आप वाया कार्ड से भी कर सकते हैं, एंड बैंकिंग ट्रांसफ़र से भी आप कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद फिर आईआईटी जेईई एडवांस आपको अलग से एडमिट कार्ड भेजेगी, और उसके बिहाफ पे तब जा करके आप आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर दे पाएंगे। ओके। तो आई मीन मतलब जो आईआईटी एडवांस में जेईई में वही लोग बैठ सकते हैं जो आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम दे चुके हैं। पहले जेईई मेंस का एग्जाम दें, और एग्जाम के बाद एक मिनिमम डिसाइड होगा, या उसमें से एक मिनिमम कट ऑफ दे दी जाएगी कि जिस बच्चे के कम से कम इतने नंबर या उससे ज्यादा हो, वो आईआईटी जेईई एडवांस के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करें ऑनलाइन, और उसके बाद फिर वो आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर में बैठे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में? यस, यू आर राइट। आईआईटी जेईई मेंस से आपको एडमिशंस, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, आपको मिलेंगे NITs में, या GFTIs में, या SFTIs में, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। और आईआईटी जेईई एडवांस के बाद आपको जो आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, इससे आप एलिजिबल होंगे IITs में, आप एलिजिबल होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, आप एलिजिबल होंगे IISR में, आप होंगे राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में, और कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम मैंने अभी जस्ट बताए हैं, इनमें आप एलिजिबल होंगे। सर, अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू राइट आईआईटी जेईई एडवांस पेपर? जस्ट फाइन। आईआईटी जेईई एडवांस लिखने के लिए पहली क्राइटेरिया ये है कि आप जेईई मेंस में बैठें और उसके एक मिनिमम कट ऑफ को आप क्लियर करें। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करें और आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर को आप फॉलो करें।
एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एज इसमें क्या है, मतलब IIT एडवांस के लिए? IIT JEE एडवांस के लिए आपको 12th या तो आपका अपीयरिंग ईयर हो या आप 12th पास हो, और याद रखें यहाँ पर कि आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। और आपका 12th बोर्ड में 75% होना यहाँ पे कंपलसरी है। और वो 75% कैसे होना चाहिए, पेरेंट्स और बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर से यहाँ बताना चाहूँगा। वो 75% ऐसा नहीं हो कि आपके मैथ्स में 90 आ गए, फिज़िक्स में 90 आ गया और केमिस्ट्री में 40, नॉट एट ऑल। वो 75% ऐसा होना चाहिए कि मैथ्स में, केमिस्ट्री में एंड फिज़िक्स में मिनिमम 60% होना चाहिए। मिनिमम 60%, मिनिमम ओवरऑल ओवरऑल 75 होना चाहिए। ओके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे सर? सपोज अगर हमने IIT में तो 1 साल चला गया, उसके बाद ही हम लोग एडवांस अपेयर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस साल आप JEE मेंस देंगे उसी साल IIT JEE एडवांस आप देंगे, उसी साल दे सकते हैं। यस, यू राइट। मैंने अभी जस्ट कहा कि पहले JEE मेंस का पेपर होगा आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में। उसके बाद क्या होगा कि मई के फर्स्ट वीक में या 20-25 दिन के बाद आपकी एक कट ऑफ आ जाएगी। अगर उस कट ऑफ में आपका जो मिनिमम मार्क्स IIT JEE एडवांस क्रिएट करता है, अगर उस मिनिमम मार्क्स को आपने ले लिया या उससे ज़्यादा है, तो आप उसी साल यानी मई के महीने में ही आप उसी साल यानी जस्ट IIT JEE मेंस के 2 या 2.5 महीने या 2 महीने के बाद आपको JEE एडवांस का पेपर लिखना है। ओके, उसी साल लिखना उसी साल करना है। तो इसमें भी वही नंबर ऑफ अटेम्प्ट है? थोड़ा सा डिफरेंट है। IIT JEE मेंस में 3 अटेम्प्ट लेंगे आप, और IIT JEE एडवांस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट है। और मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि पहला अटेम्प्ट वो है जिस साल आप 12th पास करते हैं, चाहे आप इन एग्जाम्स में बैठें या ना बैठें। तो IIT JEE एडवांस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट है, मेंस में आपके 3 अटेम्प्ट है। ओके। अच्छा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा इसका? दोनों मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके पेपर आते हैं, और इसका पेपर ऑफलाइन होता है। यानी जैसे हम लोग सिंपल जो एग्जामिनेशन देते हैं स्कूल में पेपर पेन वाला, उसी टाइप का ये एग्जामिनेशन होता है। आपके पास क्वेश्चंस आएंगी, OMR शीट्स होंगी, उसमें आपको आंसर्स को बबल करना है। यानी एग्जामिनेशन का मीडियम हिंदी भी होगा एज वेल एज इंग्लिश भी होगा। सर, नंबर ऑफ पेपर और पैटर्न क्या है, मतलब इसका कितना? IIT JEE एडवांस IIT एडवांस में सपोज जैसा, लेकिन एक सर सॉरी टू आस्क यू, वो जैसा आपने कहा था कि अगर हमको मार्किंग करनी है, तो इसमें भी वही प्रोसेस है जैसे उसमें अगर हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो माइनस हो जाएगा? इसमें देखिए, मैं यही एक बात और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको रखूंगा जिससे पता चलेगा कि IIT क्यों और एग्जाम से डिफरेंट है। ओके। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है, उसको देखेंगे आप। और मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रोग्राम में कि IIT अपने आप में वर्ल्ड के टफेस्ट कंपटीशन में अपने एज ग्रुप में माना जाता है। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है कि 2 पेपर्स होंगे। जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन 2 पेपर होंगे। ओके। और ईच पेपर का ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का। ओके। जैसे मान लिया पहली सिटिंग होगी 9 to 12 जो इस साल की थी, 9 से 12, 3 घंटे का एक पेपर हुआ, और उसके बाद 2 घंटे का गैप होगा, और 2 से 5 होगा दूसरा पेपर। यानी एक दिन में 2 पेपर, 3 आवर्स के, टोटल 6 घंटे, बीच में 2 घंटे का आपका नंबर ऑफ पेपर्स में 2 पेपर होंगे। पेपर का मीडियम हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों होगा। पेपर में क्या होगा, पेपर 1 में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों के इक्वल क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से पेपर 2 में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों के इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ है 2-3 साल पहले कि एक क्वेश्चन कभी केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं कम कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि सब में जितना केमिस्ट्री में क्वेश्चन है उतने फिजिक्स में है, उतना ही मैथ्स में है। और दोनों पेपर पिछले साल जो इस साल अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है 183 मार्क्स का पेपर 1 एंड 183 मार्क्स का पेपर 2, यानी 61 मार्क्स की फिजिक्स, उतने ही की केमिस्ट्री, उतने ही की मैथ्स, ये पेपर 1 और एज इट इज इन पेपर 2 में। यानी 183 का एक पेपर हो गया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 366 नंबर का 366, अगर 183 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 366 नंबर का इस बार IIT JEE एडवांस का पेपर हुआ है। सर, नंबर ऑफ सीट कितनी है IIT JEE एडवांस? IIT JEE एडवांस में नंबर ऑफ सीट्स लगभग 10,000 के आसपास आप लेंगे। नंबर ऑफ सीट्स IIT में टोटल IIT JEE एडवांस के थ्रू जो आपको सीट एलोकेट होंगी वो लगभग 10,000 के आसपास हैं। ओके, 10,000 के आसपास रहेंगे। जी। ओके सर, रिजर्वेशन कोटा की अगर हम बात करें तो इस एप्लीकेबल है इसमें?
जितने भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जहाँ भी एग्जामिनेशन आप देंगे वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एप्लीकेबल होगी। रिजर्वेशन पॉलिसी मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। 27% सीट्स होती हैं ओबीसी के लिए, 15% होती हैं आपकी एससी के लिए, 7.5% होती हैं एसटी के लिए और 3% होती हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, यानी 52.5% सीट्स रिजर्व होती हैं और 47.5% सीट्स होती हैं अनरिजर्व फॉर जनरल कैंडिडेट। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं है, एसटी, एससी या हैंडीकैप ये सब, इन लोग के भी एग्ज़ाम सेम तरीके से होते हैं? पेपर सेम होगा, बस सेम क्या होगा कि जितनी सीट्स उनके लिए लोकेट होगी वो उनके अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग या उनकी कट ऑफ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में जेई मेन से ले रहा हूँ। जेई मेन से आईआईटी एडवांस में जाने के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम कट ऑफ आई 81, लेकिन अगर आप ओबीसी में आएंगे तो ये कट ऑफ 60 नंबर थी। अगर आप एससी में आएंगे तो ये कट ऑफ आ जाएगी लगभग 52 मार्क्स के आसपास। एसटी के लिए आएंगे तो ये कट ऑफ हो जाएगी 47 के आसपास। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आएंगे तो ये कट ऑफ लगभग 45 या 47 के आसपास रहेगी। यानी जैसे जैसे आप कैटेगरी में आएंगे मिनिमम कट ऑफ आपके लिए कम होता जाएगा। एक तो रिजर्वेशन कैटेगरी में जाने वाले बच्चों को ये फायदा होता है, और सेकंड यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं बट एज में जो जो मैं कह रहा था पीछे कि आपकी एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वो जनरल कैंडिडेट से हमेशा एसटी, एससी और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन ऑफ एज 5 ईयर्स ज़्यादा होती है। ओके, मतलब अगर आप 24 जैसे आपने फॉर एग्जांपल, तो उनका 29 हो जाएगा। जैसे मान लिया जनरल कैंडिडेट के लिए एक्स ईयर तक अगर वो एग्जामिनेशन दे सकता है तो ये x+5 जाएगा। ओके, मतलब ये होगा, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट ध्यान रखेंगे सेम है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट सेम है। यस। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेईई एडवांस? अच्छा, इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मैं पीछे कर रहा था साजिद साहब कि कैसे आईआईटी जेईई एडवांस और दीगर एग्जामिनेशन से कैसे अलग है। ओके, जब आप इस एग्ज़ाम को फेस करेंगे तो इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न आएगा वो और एग्जामिनेशन से बहुत ही डिफरेंट आएगा। जैसे जनरली हम ये देखते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप फेस करते हो तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है। वो टाइप क्या होगा? जैसे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो मेडिकल में, अगर आप जेईई मेंस दे रहे हो तो क्या होगा? एक क्वेश्चंस होंगे, 4 आंसर्स होंगे, कोई उनमें से एक सही होगा। ओके, और वैसे ही +4 and -1। लेकिन जब आप आईआईटी में जाएंगे तो नंबर ऑफ यानी क्वेश्चंस के वेरिएशन डिफरेंट आएंगे। यहाँ सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, 4 आंसर, एक करेक्ट। लेकिन जब आप आईआईटी में जाएंगे तो 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। अब वो टाइप्स एडवांस के लिए, अब वो टाइप्स क्या होंगे? एक क्वेश्चन आएगा 4 आंसर, एक करेक्ट। दूसरा टाइप आएगा एक क्वेश्चन 4 आंसर, हो सकता है एक करेक्ट हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। सही हो। अब सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको बोलते हैं मोर देन वन चॉइस। अब उसमें सही आंसर है ABC और मैंने टिक कर दिया ABD, तो मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। या अगर क्वेश्चन का सही आंसर है ABD और मैंने कर दिया ANC, तब भी मुझे 0 मार्क्स। ओके, यहाँ पे लास्ट गलत तो सारे गलत। जी, मैं लास्ट में एक चीज और यहाँ पे क्लियर करूँ, ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन जो आईआईटी जेईई एडवांस का है उसमें क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम कभी भी एक जैसी फिक्स नहीं रहती है, इसलिए एडवाइजेबल है स्टूडेंट के लिए। बहुत जोर दे के मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप आईआईटी जेईई एडवांस का पेपर दें, फर्स्ट पेज पे जो मार्किंग स्कीम लिखी हुई है उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर पिछले 5 साल के पेपर को आप देखेंगे तो मार्किंग स्कीम कहीं ना कहीं चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। इसलिए कभी भी पिछले साल के मार्किंग स्कीम को माइंड में फ्रेम बना के आप मत रखें। जब भी आप एग्जामिनेशन दें पहले फ्रंट पेज को ज़रूर पढ़ें और ये ज़रूर देखें कि मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि मार्किंग स्कीम चेंज भी होती है। तो अब जैसे मैंने ये बताया, अब तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा? हम लोगों ने छोटी क्लास में यानी 9th-10th में वो क्वेश्चन किया होगा, 4 क्वेश्चन 4 आंसर, इधर से कॉलम मैचिंग। तो ये आईआईटी में भी आता है मैचिंग। अब वो मैचिंग की खूबी देखें आप। हम लोगों ने जनरली क्या किया होगा, एक क्वेश्चन को मैच किया होगा एक आंसर से। बना के। अब आईआईटी में कैसे आएगा? एक क्वेश्चन 4 आंसर से मैच हो सकता है, एक क्वेश्चन 3 आंसर से भी मैच हो सकता है, या इधर से 3 क्वेश्चन का एक आंसर भी मिल सकता है, यानी दोनों तरफ से क्रॉस लिंकिंग है। ओके,
तो यू हैव टू बी अ वेरी शार्प। या वेरी प्रिकॉशियस। हाँ, तो तीसरा टाइप ये हो गया। एक क्वेश्चन का हम लोग 3 जगह आंसर एरो बना लगाना सकते है, हैं। अगर कोई भी एक मिस करेंगे तो फिर रॉन्ग हो गया वो, फिर अच्छा, 0 उसमें मार्क्स। भी ऐसे ही है। फिर 0 मार्क्स आपको मिलेगा। यस, तो तीसरा टाइप ये आ गया। चौथा टाइप क्या होगा? अनसीन पैसेज होगा और उसमें कुछ किसी चीज़ पे कोई नोट लिखा होगा, कुछ लाइंस लिखी होंगी और आपको उन लाइंस को पढ़ना है और उन पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब देने। ये जनरली हम लोगों ने छोटी क्लास में 9th-10th में किया होगा। कितने वर्ड्स में लिखना होता है या ऐसा box कुछ में नहीं है, ऐसे वही मैं बनाया? कहना चाह रहा था। उसमें फिर ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको ये अनसीन पैसेज देंगे और उस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे। ओके, यानी इसको, है ना? तो लेकिन यहाँ पे एक देखें इंडिविजुअलिटी क्या है। जनरली जो हमको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के जो लॉज पता हैं, माइंड में एट ए टाइम वही होता है। लेकिन ये क्या करेंगे, अनसीन पैसेज में कोई एक नया कंसेप्ट वहाँ पे डेवलप कर देंगे। ओके, अब जैसे नया कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बच्चों के लिए, जनरली हमको क्या याद होता है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। अब वो कहेंगे नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b + b/a। लेट्स सी अ न्यू फॉर्मूला। और अब इस फॉर्मूले को बेस मानते हुए ये क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस के इस नए फॉर्मूले पे क्या आंसर होगा, निकालो आप। ओके, सो आपको वहीं पे ड्राइव करना होगा। उसी बेस टाइम भी होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, टाइम वही रहता है आपको। अच्छा। लेकिन कितना क्विकली आप चीजों को परसेप्ट करते हो, ये आईआईटी देखना चाहती है। सो उसमें भी सेम मार्किंग होती है कि सेम मार्किंग वैसे ही, जैसे 4 थोड़ा सा अगर अलग हुआ या नहीं, 3-4 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, फिर वैसे ही एक क्वेश्चन होगा, उसी पे बेस क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक करेक्ट होगा, आपको फिल करना है। मार्किंग स्कीम उसकी पहले से फिक्स होगी। करेक्ट के 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या हो सकता है कभी कभी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती भी है और कभी कभी नहीं भी होती है। जैसे मैंने खास तौर से यहाँ जोर डाल के कहा है कि फर्स्ट पेज आपको जरूर पढ़ना है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया आपको। पहला बताया एक क्वेश्चन 4 आंसर 1 करेक्ट। दूसरा बताया एक क्वेश्चन 4 आंसर लेकिन 1 से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है 1 भी हो। उसके बाद मैंने कॉलम मैचिंग बताया और ये बताया कॉम्प्रीहेंशन जिसको बोलते हैं, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद 5वां टाइप क्या आएगा? 5वां टाइप जैसे याद कीजिए, हम लोगों के पास क्वेश्चंस आते थे सब्जेक्टिव नेचर के। जैसे एक क्वेश्चन आया, मुझे आंसर लिखना होता था। इसको बोलते हैं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। अब इसकी देखें खूबी क्या है। एक क्वेश्चन आ गया, आपको कहा गया, जैसे कुछ क्वेश्चन लिख दिया गया, उसके आंसर्स नहीं है नीचे, ABCD आंसर नहीं है। अब आपसे कहा गया कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकालें, लेकिन वो आंसर ये 10 जो मैं इंटीजर बता रहा हूं उनमें से कोई एक होगा। आइदर उसका आंसर होगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, यानी उसका आंसर माइनस में, डेसिमल में, रूट में नहीं होता। जो आपने ऑप्शन दिए उसमें से ही नहीं, ऑप्शन भी नहीं होगा, यही मैं कह रहा हूं। जो नंबर दिए उसमें मैच करना चाहिए। नहीं, वो भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन हमने दे दिया जिसको आप सब्जेक्टिव नेचर का बोलते हो, ओके, उसके आंसर्स ABCD नहीं होंगे। अब कहा जाएगा इसका आंसर निकालिए, लेकिन वो आंसर यानी 0 से 9 के बीच के किसी भी इंटीजर के बराबर होगा। ओके, यानी उसका आंसर 212 नहीं होगा, उसका आंसर -10 नहीं होगा, उसका आंसर √5 नहीं होगा। जो नंबर दिए उसके बीच 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही कोई एक आंसर होगा। इसको बोलते हैं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। ओके सर, ओके। एंड छठा जो टाइप आता है इसको बोलते हैं असर्शन रीजनिंग। ओके, ये क्या होता है? जैसे 2 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब इसमें ऑप्शंस देखिए कितने अच्छे होते हैं। पहला होगा ऑप्शन 1 करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट, एक ऑप्शन ये होगा। दूसरा होगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है पर 2 करेक्ट नहीं है। तीसरा होगा अच्छा 1 तो करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 2 करेक्टली 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है। और चौथा ऑप्शन होगा दोनों में से कोई करेक्ट नहीं। तो क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के होंगे और इन्हीं 4 में से वो दोनों स्टेटमेंट किस टाइप को करस्पॉन्ड कर रहे हैं ये आपको निकालना है। सो ओनली यू हैव टू मार्क इट। या इवन उसमें होंगे वैसे, जैसे आप जैसे सारे क्वेश्चंस के लिए पहले मेंशन करेगा कि ये 5 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के हैं। सारे क्वेश्चन के लिए ए हो गया स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ करेक्ट। दूसरा हो गया 1 करेक्ट है 2 करेक्ट नहीं है। तीसरा हो गया 2 करेक्ट है 1 करेक्ट नहीं है। चौथा हो जाएगा 1 भी करेक्ट है एंड 2 भी करेक्ट है एंड 2 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। यानी पांचों क्वेश्चन के यही आंसर्स होंगे। अब आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इन चारों में से किस आंसर को करस्पॉन्ड कर रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारीकियों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। मतलब 6 टाइप जैसे मैंने बताया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला टाइप क्या हुआ? अच्छा, ये सब पेपर पैटर्न अवेलेबल है मार्केट में? एग्जैक्टली, बच्चे गूगल करें
और प्रीवियस ईयर के IIT JEE पेपर का आप देखें, उस पे पेपर साइट्स पे आपको IIT JEE एडवांस के साइट पे, JEE मेंस के साइट पे आप जाएं, किसी भी कोचिंग के साइट पे जाइए, LN के साइट पे जाइए, आप टाइप कीजिए IIT JEE एडवांस 2017, अपने आप दोनों पेपर आ जाएगा। उस पेपर को देखिए, आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके अच्छा सर, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम बुक रिलेटेड टू IIT एडवांस? डेफिनेटली। अच्छा, इसमें याद होगा साजिद साहब, मैंने पहला जो प्रोग्राम किया था उसमें एक बात कही थी जी। मैंने जोर दे के एक बात कहा था कि हमेशा चीज़ों को समझ के पढ़ना है। राइट। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो डिफरेंट वेरिएशंस आपके माइंड में आ रहे हैं उसको अप्लाई करना है। अब देखिए इसका फ़ायदा, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक क्वेश्चन है उसके 3 आंसर हैं सही, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन को 3 डिफरेंट एंगल से आपको सोचना है। तो ये चीज़ कैसे आपके अंदर आएगी? इसके लिए आपको डे 1 से इस तरह का स्टडी पैटर्न अपनाना पड़ेगा। यानी किसी भी क्वेश्चंस को अलग अलग नजरिए से, एक दिन जाके नहीं होगा, ऑन द स्पॉट नहीं होगा। और जैसे मैंने कार्तिक के बारे में पिछले एपिसोड में जिक्र किया था और उससे मैंने कहा था कि मैं IIT JEE एडवांस के बारे में डिटेल करूंगा, तो ये सब सारी डिटेल है कार्तिक। और आप ध्यान रखें, हर क्वेश्चंस को, जैसे मान लिया आपके टीचर ने किसी एक क्वेश्चन को किसी एक मेथड से किया, तो आप कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को किसी दूसरे डिफरेंट मेथड से कैसे किया जा सकता है, उस पर आप अटेम्प्ट लें। अगर दूसरा हो जाता है, सोचिए तीसरे मेथड से हम कैसे करें। इस तरह की हैबिट्स भी आपको डालना है। सर जैसा कि अभी एक गुड न्यूज़ भी आई है, जैसे IIT का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, उसमें अभय अग्रवाल फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 साल के हैं, जिन्होंने क्लियर किया है, वो मैकेनिकल इंजीनियर करना चाह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता 15 साल की एज में, तो जैसे कार्तिक ने मतलब बताया 9th स्टैंडर्ड में, तो इनकी प्लानिंग बहुत मजबूत होती है। देखिए ये सब सारी चीजें यंगेस्ट मतलब अगर बोला जाए सबसे यंग लड़का हिंदुस्तान का है जो IIT कैटर किया है। बताइए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके पेरेंट्स को। और आपने वो काम कर दिखाया है जो कि एक इंस्पिरेशन है सारे बच्चों के लिए। और देखें, बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जो एज 10th क्लास पास होने की होती है, उस एज में इस बच्चे ने IIT क्वालिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि पहले से इसने सब्जेक्ट को बहुत समझ के और उसमें वेरिएशंस को देखते हुए, उसको रीज़न उसमें ढूंढते हुए पढ़ा होगा, तभी इस इतनी छोटी एज में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है उसने। और आप ध्यान रखें कि अगर ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है तो इतनी छोटी एज के बच्चे इतने आराम से इसको क्वालिफाई नहीं करते। तो टेस्ट को मुश्किल नहीं मानना है। मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती है, मुश्किल हमारी सोच उसको बनाती है। एग्जैक्टली सर। हमको अपने अंदर जज्बा रखना है। और मैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल लगे, मैं आपसे पूछता हूँ, उन बच्चों से पूछता हूँ जो IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये मुझे बताइए कि जो बच्चा IIT JEE निकालता है, क्या उसके 4 हाथ होते हैं या उसकी 5 आंखें होती हैं या 2 दिमाग होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, वो भी उसी तरह से रिश्ते से जुड़ा होता है जिस तरह से आप जुड़े हैं। और वही किताबें वो भी पढ़ता है जो किताबें आप पढ़ते हैं, और उसी स्कूल में वो भी पढ़ता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। बस कभी-कभी बहुत होता है कि वो हम लोग से ज़्यादा उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है। बहुत सारे लोग, जैसे ये अग्रवाल का आप देख लें। फर्क कहाँ से पड़ता है कि बस आप कितने अपने काम में सिंसियर हैं। मैंने हज़रत अली इस्लाम का कौल आपके लिए बताया था, आप पंक्चुअल रहिए, अपने ड्यूटीज़ को समझिए, गैप, कोई गलती मत कीजिए। जिस दिन गलती नहीं कीजिएगा, रियली दूसरी दिन होगी और आपको बेहद अच्छी खुशी आपको मिलेगी। तो अपने लिए ध्यान रखेंगे, कभी भी, मैं स्टूडेंट के लिए एक और बात यहाँ कह रहा हूँ, कभी भी एक्सक्यूज का सहारा मत लीजिए। ध्यान रखिएगा, आप कमिटमेंट अपने पेरेंट्स से मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे आदमी से कमिटमेंट कीजिएगा तो वहां पे आपको बचाने के लिए सॉरी का एक बहुत गलत वर्ड बार बार आएगा आपके साथ। लेकिन जब आप अपने से कमिटमेंट लेंगे ना, तो अपने आप को कभी आप सॉरी से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया आपने। मतलब आप अपने आप से कमिटमेंट लें कि मुझ में क्या ऐसा नहीं है जो IIT में क्वालिफाई होने वाले बच्चे के अंदर होता है, तो मैं क्यों नहीं IIT क्वालिफाई कर सकता? क्यों नहीं? अगर वो 6 घंटा पढ़ता है तो मैं 6.5 घंटा पढ़ने की मेरे अंदर कुव्वत है, मैं क्यों नहीं इसको अप्लाई करूं अपने ऊपर? ध्यान रखिएगा, जब जगह तब सवेरा। जिस दिन आप अप्लाई कीजिएगा, फ़र्क उसी दिन से आपको महसूस होगा। राइट। तो यहाँ पे चैनल विन की तरफ से अभय अग्रवाल को बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अगर उनके बारे में आपको पढ़ना भी होगा तो आप गूगल भी कर सकते हैं, शायद आपको इंस्पिरेशन मिले। सर, जैसा कि हमने आज IIT के बारे में काफ़ी, IIT एडवांस के बारे में काफ़ी कुछ बात किया, अब वक्त तो चला है कि हमारे पास जो व्यूवर्स के क्वेश्चन हैं आप उनके जवाब दें। डेफिनेटली हम लोग भी व्यूवर्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत पूरे वीक इंतज़ार करते हैं, और आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल हैं। और हमको बहुत खुशी होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म से अपने मुल्क को सर्व कर पा रहे हैं। मेरी तरफ से चैनल को बहुत बहुत थैंक्स कि आपने
चैनल विल ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कर पा रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आ पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत साजिद साहब आपका भी और चैनल विल का भी बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया। शुक्रिया अदा करेंगे बिकॉज ऐसा प्रोग्राम नॉर्मली बहुत कम चैनल पे होता है जो इन डेप्थ में हो और हमारे बच्चों हमारे हिंदुस्तान को सीखने को मिले कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या एग्जाम एग्जिट करते हैं और हम किस तरीके से उन्हें दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि सर मैंने एक सवाल आपसे किया था, एक और मैं बात यहाँ कह रहा हूँ, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ल्ड का एक सर्वे में बता रहा हूँ, ये माना जा रहा है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में इंडिया सुपर पावर, इंशाल्लाह सुपर पावर बनेगा और वर्ल्ड की लीडिंग कंट्री में होगा। तो ध्यान रखिए ऐसा ना हो कि कंट्री लीड करे और आप पीछे छूट जाएं। राइट। तो अपने आप को आपको अपने अंदर कैपेबिलिटी जो आपकी है उसको जगाइए और वक्त को पहचानिए और ढंग से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, प्रॉपर रहिए, पंक्चुअल रहिए, डिसिप्लिन रहिए। चलिए बाद में पछताना ना हो, सर ने जो कहा है उस पर ज़रूर आप ध्यान दें और इंशाल्लाह ज़रूर हम हिंदुस्तान का साथ दें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। सर जैसा कि व्यूवर्स के क्वेश्चन लेने से पहले मैं चाहूँगा कि मैंने आपसे सवाल किया था कि कोई बुक प्लीज़ सजेस्ट है समथिंग के जो हम लोग IIT एडवांस के बारे में प्रिपेयर कर सकें। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं फ़िज़िक्स से शुरू कर रहा हूँ। फ़िज़िक्स में मैंने 9th में बताया था, प्रोफेसर इसी वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फ़िज़िक्स आती है 11th एंड 12th की, बहुत अच्छी किताब है। NCERT की किताब 11th 12th की। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हों तभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि NCERT की ज़रूर फ़िज़िक्स आप 11th 12th की करें। साथ साथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम मैंने बताया था, गूगल से फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, 11th 12th की फ़िज़िक्स एग्जाम्पलर से आप करें और इसके साथ 35 ईयर्स के जो क्वेश्चन बैंक हैं उसको भी आप देख लें। अगर इनसे टाइम बचता है तो फ़िज़िक्स की एक बहुत अच्छी किताब है, दैट इज़ रेज़निक एंड हेलिडे, और एक न्यूमेरिकल की बुक आती है प्रॉब्लम इन फ़िज़िक्स बाय इरोडोव। तो ये फ़िज़िक्स में कुछ बुक्स हैं, नाम रिपीट कर रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ फ़िज़िक्स HC वर्मा 11th एंड 12th की 2 पार्ट आती है। NCERT की फ़िज़िक्स आती है 11th एंड 12th के लिए, फिर NCERT की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आती है 11th एंड 12th के लिए। इसके अलावा रेज़निक एंड हेलिडे की फ़िज़िक्स आती है और प्रॉब्लम इन फ़िज़िक्स करके एक बुक आती है दैट इज़ इरोडोव की, और साथ साथ 35 ईयर का क्वेश्चन बैंक। जब आप केमिस्ट्री में जाएंगे, अगेन मैं केमिस्ट्री के लिए बुक बता रहा हूँ आपके लिए, फिर से NCERT 11th 12th केमिस्ट्री लें, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 11th 12th आप केमिस्ट्री लें। इसके अलावा प्रोफेसर P बहादुर की बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री आती है, वो आप ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन से भी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं। 35 ईयर की क्वेश्चन बैंक आती है, वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसल्ट करना हो तो उसमें 2 बुक्स में से कोई भी एक बुक अगर आपको मिले तो ज़रूर पढ़िए, या तो मॉरिसन बॉयड या फिनार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अब मैं उसके बाद अपने सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ, मैथ्स की तरफ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैथ्स में आप NCERT तो बेसिक स्कूल की है, उसे आप ज़रूर करें। कुछ किताबें NCERT एग्जाम्पलर 11th 12th वो ज़रूर आप करें। इसके अलावा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के लिए SL लोनी की किताब आती है, SL लोनी, आप वो कर सकते हैं। आप इसके बाद अलजबरा में हॉल एंड नाइट की बुक आती है, वो आप अटैम्प्ट करें। इसके अलावा मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं प्रोफेसर अमित M अग्रवाल, उनकी पूरी एक सीरीज़ आती है अरिहंत पब्लिकेशन से, यानी कैलकुलस की आती है 2 वॉल्यूम, उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आती है, ट्रिग्नोमेट्री की आती है, अलजबरा की आती है, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा 35 ईयर का क्वेश्चन बैंक। तो इन सब सारी किताबों पे आप फोकस कीजिए और यहाँ पे किसी भी अगर कोचिंग से आप अटैच हैं, वेल एंड गुड, उसके स्टडी मटेरियल को आप प्रॉपर कीजिए, और अगर अटैच नहीं है तो किसी का भी एक आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकें कि इस वक्त जो मुझे आज से 6 महीने के बाद IIT JEE एडवांस देना है उसमें और अभी में क्या गैप है, मैं इस गैप को कैसे फिल कर सकूं। आपके ज़रिए जो भेजे गए सवालात हैं वो हम सर से पूछेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा कि सर आपके लिए आपके सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं। सर जैसा कि पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई हैव पास 10th क्लास विथ 64.7%। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, प्लीज़ सजेस्ट मी फॉर माई फ्यूचर स्टडीज़। मोहम्मद लेक का सवाल है ये। लेक साहब 10th पास किया आपने, आप PCM लें आप, और 11th 12th ठीक से करें, और आगे जैसे मैंने कहा JEE मेंस का एंट्रेंस आपके लिए है, और इसके बाद IIT JEE एडवांस है, बिट सेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, SRM है, मणिपाल है। कोशिश कीजिए कि जो किताबें आपकी हों उसको ठीक से आप पढ़ें, एक एक क्वेश्चंस आप ठीक से लगाएं, चाहे वो किसी भी बुक को आप फॉलो करें। और देखिए जनरली क्या होता है, कभी कभी
बच्चों की एक साइकोलॉजी क्या होती है कि वो एक टॉपिक पे 10 सारी किताबें लेके चले आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत एक साफ सुथरी बात कह रहा हूँ कि अगर आप एक टॉपिक, जैसे मैथ्स की है, सपोज अलजेब्रा है, अगर अलजेब्रा में आप 10 किताबें ले लेंगे तो लगभग हर किताब में 90% कंटेंट आपको सेम मिलेगा, मिल जाएगा। ओके। तो बेहतर है कि एक किताब को आप फॉलो करें, उसके एक एक क्वेश्चन करें। अब इसकी एक साइकोलॉजिकल एक मैं यहाँ पोर्शन रखना चाह रहा हूँ, क्या निगेटिव क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने एक टॉपिक पे 5 किताबें अगर ओपन कर दी और पांचों टाइम की कमी की वजह से मैंने पूरा नहीं किया, जब मैं एग्जामिनेशन में जाऊंगा तो हमारे दिमाग में डर होगा कि मैंने इस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया, और अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है। तो आप पहले किसी एक बुक को, अच्छी किसी एक बुक को फॉलो करें और उसको ख़त्म करें। जब वो हो जाए तभी किसी दूसरी बुक की तरफ आप आगे बढ़ें जी। ओके। दूसरा सवाल है, हाई सर, हाई, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आकिब इकबाल, व्हाट इज़ बेटर इंजीनियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट? आकिब देखिए, यहाँ पे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन राइज किया है। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे बिट्स पिलानी मैं कह रहा हूँ, बिट्स गोवा है, बिट्स हैदराबाद है, बहुत अच्छे हैं। जैसे थापर आपका एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत अच्छा है। रांची में एक बिट्स मिश्रा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली रैंक आपकी हायर जाती है। तो इस लिहाज से ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पहले कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको दाखिला मिले। और हाँ, और अगर जाना चाहते हैं प्राइवेट में तो बिट्स पिलानी हो गया आपके लिए बिट्स मिश्रा हो गया आपके लिए, या SRM या मणिपाल के कुछ अच्छे ब्रांचेज आपके सामने हैं, ये सभी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं होते। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माई नेम इज़ इमरान शेख एंड आई एम फ्रॉम कर्नाटका। आई एम स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड। आई वॉन्ट टू गो फॉर JEE. Should I go for the coaching or should I prepare by self? And how to prepare? इमरान, दोनों बातें आपने रखी कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोचिंग जाना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोचिंग जाएं तब भी आपको सेल्फ प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको फिज़िक्स न्यूटन पढ़ा दें, इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िक्स समझ में आ जाए, जब तक कि आप पढ़ाने के बाद खुद से नहीं पढ़ेंगे। अब जहाँ तक कोचिंग का आपने क्वेश्चन एराइज किया, देखिए साजिद साहब, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि कोचिंग की नेसेसिटी, कोचिंग कहाँ से, इसकी नेसेसिटी कहाँ से राइज होती है। राइट। देखिए, आज से 30 साल 40 साल पहले क्या सिनारियो था। बोर्ड का आप एग्ज़ाम देते थे, मार्क्स के बिहाफ पे आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलता था, सीधे सिनारियो था। पॉपुलेशन कम थी, उस तरह के कोर्सेज में लोग कम जाया करते थे। लेकिन अब आप देखें कि आज अगर IIT में 10,000 सीट्स है और 12 लाख बच्चा अगर अटैम्प्ट ले रहा है, तो आप देखें कि 10,000 जो बच्चे चूज होंगे वो उनमें कितना नेक टू नेक कंपटीशन है। तो एडवाइजेबल ये है कि आप अपने अंदर किसी तरह की कोई कमी ना छोड़ें। सेल्फ ओरिएंटेशन तो आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी कोचिंग से जुड़ते हैं तो पहला फ़ायदा ये होगा कि टाइम बाउंडेशन में आपका सिलेबस पूरा होगा, पहला। दूसरा, कोचिंग में जितने सारे बच्चे होंगे उनके साथ आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने बच्चों में आप कहाँ हैं। टेस्ट सीरीज से आप अटैच होंगे। कोई भी डाउट अगर आपका एराइज होगा तो वो डाउट इमीडिएट उसी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व होगा, क्योंकि साइंस के टॉपिक ऐसे होते हैं कि तीसरा चैप्टर जो है वो पहले और दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट है। तो अगर पहले और दूसरे चैप्टर में कोई डाउट अगर रह गया तो तीसरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। सो डाउट टाइम पे आपका क्लियर हो, वो सब कोचिंग में ये सब सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इजीली फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड अगर ठीक है और कोचिंग को अगर आप अवेल कर सकते हैं तो मेरी एडवाइस है आपको करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अच्छी कोचिंग को आप अवेल कीजिएगा प्लीज़। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बख्तावर फैज़ का। सर, आई एम डूइंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग and I am final year student. I want to join IIT after diploma. So please help me. What should I do pursue my dream? I will highly grateful to you. बख्तावर साहब, बहुत अच्छी ड्रीम आपने देखा है, और IIT तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग फील्ड में हिंदुस्तान में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ कि IIT एग्ज़ाम लिखने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 12th आपको बोर्ड से पास होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर्स IIT JEE एडवांस के पेपर में नहीं बैठ सकते। तो अगर आपको IIT की तरफ बढ़ना है तो आप अपनी एज देख लें कि आपकी एज कितनी है, तो आप 12th ज़रूर कहीं से कर लें। अगर आपको लगता है तो ओपन NIOS से, जो ओपन स्कूल होता है, उससे भी आप बोर्ड कर सकते हैं, उससे आप बोर्ड करके आप एडवांस में बैठ सकते हैं, या
ट्वेल्थ आपको किसी पीसीएम में किसी भी बोर्ड से आपको करना पड़ेगा। बट ये क्लियर है कि डिप्लोमा के बाद नहीं बैठ डिप्लोमा सकते। के बाद आप देखिए, डिप्लोमा के बाद AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक नॉर्म है कि डिप्लोमा होल्डर्स को किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है सेकंड ईयर में, लैटरल एंट्री होती है। लेकिन ये लैटरल एंट्री NITs और IITs में नहीं होती है। उसके लिए उनके एग्जाम को आपको फेस करना पड़ेगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है, किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से होना चाहिए वो। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा नाम लश्करी जावेरी खान है। हम महाराष्ट्र लातूर से हैं। अभी BSc फर्स्ट ईयर हो चुका है फिज़िक्स, कंप्यूटर और मैथ सब्जेक्ट से। तो आगे के लेवल में कैसे प्रिपेयर करूं? ग्रेजुएशन के बाद व्हाट कैन आई डू बेस्ट? मैथ्स में हाई स्कोर कैसे स्कोर किया जाए? मैथ तो समझ के पढ़ना आपको और प्रैक्टिस खुद से करें, और किसी भी क्वेश्चन पे अपना ओरिएंटेशन, आपके माइंड का थॉट, जैसे अगर किसी टीचर ने अगर किसी क्वेश्चन को एक मेथड से किया तो आप उस क्वेश्चन को अपने एक अलग मेथड से ज़रूर करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट, और ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जनरली हमने अपनी क्लास में जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं वहाँ देखते हैं मैक्सिमम बच्चे क्लास में कैलकुलेशन के दरमियान बहुत परेशान होते हैं। सो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, फॉर्मूले आपको रिमेंबर होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। इस पे आप केयर करें, प्रॉब्लम्स ठीक से लगाएं और बुक्स आप अच्छी कोई चूज़ करके पढ़ें। जहाँ तक आपने BSc के बाद बात की है, आपके लिए MCA हो सकता है, आप MBA की तरफ जा सकते हैं, या आप रिसर्च करके किसी भी अच्छी फील्ड में, चाहे आप केमिस्ट्री में जाएँ वहाँ से रिसर्च करके आगे निकल सकते हैं। फिज़िक्स में आप अगर फिज़िक्स में देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हैं। MSc फिज़िक्स करके आप रिसर्च कर सकते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स में जा सकते हैं, हम लोगों ने पहले किया है। सॉलिड फिज़िक्स में आप निकल सकते हैं। बहुत सारे स्कोप्स आपके ग्रेजुएशन के बाद निकलेंगे। सो ग्रेजुएशन बहुत अच्छे तरह से कम फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, इस पे आपको केयर करना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आज़म जैदी का। सर, आई जस्ट पास्ड क्लास 12th with PCMB CBSE board and got 85%. Congratulations. And without coaching I got 230 marks in NEET. Would I drop for coaching for 1 year or take admission in B Pharmacy? आज़म जैदी, बहुत अच्छा स्कोर आपने 12th में किया है। सीधे एक लाइन में कहूँगा, आप ड्रॉप करके प्रिपरेशन करें। देखिए, ध्यान दें, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट इसीलिए बनाए गए हैं। पता होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हो सकता है बच्चा कैपेबल हो और एक अटैम्प्ट में तैयारी उसकी पूरी ना हो। आप खुद सोचें कि अगर किसी एग्जामिनेशन में 3 अटैम्प्ट दिया गया है बैठने के लिए, तो कुछ तो लॉजिकल उसका बैकग्राउंड होगा ना भाई। आपने इस साल हो सकता है बोर्ड पे आपने बहुत अच्छा ज़्यादा फोकस किया होगा। 11th आपका, 11th आपके हाथ से छूट गया होगा, क्योंकि नीट में तो 11th और 12th दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक साल अगर 11th आप छोड़ दें और साइंस का टॉपिक है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें जहन से निकल जाती हैं। तो अगर आप 12th प्रिपेयर करके गए होंगे नीट में तो आपका 50% सिलेबस पूरा होगा, 50% छूट गया होगा। तो मैं कहूँगा कि इस बार आप सिंसियरली लगें और कोचिंग कोई अच्छी से आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया, कोचिंग से क्या होगा कि आपको एक साथ बहुत सारे बच्चों में अभी आपकी रैंक, जो कल को आपके साथ नीट में फाइट करेंगे, उनके अमंग आपकी रैंक आपको पता चलने लगेगी और सिस्टमेटिक आपका सिलेबस भी हो जाएगा, 11th के सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप नीट ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। और लेकिन आइडिया रखिएगा कि आपको नीट में 550 प्लस क्रॉस करना है। मैं यहाँ पे एक आपको आइडिया एक बता रहा हूँ। इस बार मेरा एक स्टूडेंट, एक जानकार हैं, वो उनका बेटा है, स्टूडेंट भी मेरा रह चुका है पहले, वो उसने नीट का उसका स्कोर बता रहा हूँ आज़म साहब, ध्यान से सुने, 639 मार्क्स पे उसकी रैंक आई है 445। 639 मार्क आउट ऑफ 720 में उसकी रैंक आई है 445। सो मैं कहूँगा कि मिनिमम टारगेट आपको रखना है 550 प्लस। तैयारी कीजिए, माँ बाप की दुआएं लीजिए, इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे आप। चलिए, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महक का सवाल है, व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर टेकिंग अ कॉमर्स सब्जेक्ट? प्लीज सजेस्ट मी नाउ, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया का हिसाब किताब कॉमर्स से चलना है। दिस इज द बेनिफिट। आपके लिए तो पूरा स्कोप ही है, पूरा बैंकिंग सेक्टर है, पूरा बही खाता है। तो कॉमर्स में तो उतने ही ऑप्शंस हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि और भी ज़्यादा है। आजकल तो पूरे बिजनेस का वर्ल्ड है, तो आप बहुत थॉरली रहें और ढंग से पहले 12th क्वालिफाई करके CPT देने की कोशिश करें, CA की तरफ जाने की कोशिश करें, वरना BCom ऑनर्स करें इंशाल्लाह। उसके बाद बहुत अच्छी फील्ड आपके सामने निकल के आएगी। बस सब्जेक्ट को समझ के पढ़िए, अकाउंट्स और मैथ्स मत छोड़िएगा। थैंक यू सर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सानिया जैदी का। सर, आई एम सानिया जैदी, आई हैव पास्ड BA फ्रॉम इकोनॉमिक ऑनर्स एंड नाउ आई एम कन्फ्यूज बिटवीन MBA एंड MA। प्लीज़ सजेस्ट मी योर ओपिनियन।
सानिया, ओपिनियन तो मैं अपना रख ही रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपके ख़यालात जानना चाह रहा था। अगर इसमें आप वाज़ह आपने किया होता कि आपका ओरिएंटेशन रिसर्च की तरफ है या नहीं है, अगर थोड़ा भी ओरिएंटेशन रिसर्च की तरफ है या एकेडमिक्स की तरफ जाने का है, तो मैं कहूँगा कि आप एमए करके आगे रिसर्च करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अगर एकेडमिक ओरिएंटेशन आपका फ्यूचर का नहीं है, तो एमबीए की तरफ निकलें, एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, हाई, माय नेम इज़ अंजलि गुप्ता, आई एम फ्रॉम मुंबई। दिस ईयर आई पास 12th एंड आई एम लुकिंग टू चूज़ MBBS एज अ करियर, बट many people are telling me that earlier it was good but now it is not good. Can you please tell me something? Should I choose to do MBBS or should I left it? डॉक्टर की इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है अंजलि, आप पढ़ें। और MBBS बहुत अच्छा कोर्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 साल में MBBS का क्रेज़ बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत बढ़ाई गई हैं। Right. और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो MBBS को परसीव करते हैं, अगर पिछले 5 साल के डाटा से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और मैं ये नहीं कह सकता कि किसने क्या आपको क्या सलाह दिया, हो सकता है उसका नज़रिया सोचने का एक और हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अब देखें यहाँ से कैसे डिफ़र करता है। मैं ये बताइए, मैं अंजलि, क्योंकि आप फिज़िक्स भी आपने पढ़ा होगा अंजलि, इस एग्जाम्पल को आप समझेंगी। मान लिया मैं एक कार चला रहा हूँ और आप मेरे साथ बैठे हैं, तो आप अपने रिस्पेक्ट में मेरी स्पीड क्या बताएंगे? 0। जी, ठीक। अच्छा, अगर मेरी कार चल रही है, कोई आदमी ज़मीन पे खड़ा होकर मुझे देख रहा है रोड पे, तो वो मेरी स्पीड उतनी ही बताएगा जिस स्पीड से मेरी कार चल रही है। ओके। जैसे मान लीजिए मेरी कार चली है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो वो क्या कहेगा कि साहब 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने सही कहा या उसने सही कहा? उसने सही कहा। उसने भी सही कहा और आप भी सही हैं। हाँ। आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बट हमें हमारी कांस्टेंट पता नहीं चल रहा। वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने फ्रेम में देख रहे हैं। तो आप मेरे साथ बैठे हैं तो आप मेरी स्पीड क्या बता रहे हैं? 0। अब वो जमीन पे खड़ा होकर देख रहा है, रोड पे खड़ा होकर देख रहा है, तो वो मेरी स्पीड क्या बता रहा है? कार की स्पीड के बराबर। दोनों अपनी जगह पे सही हैं, डिपेंड कर रहा है कि कौन कहाँ से परसीव कर रहा है चीज़ों को, कहाँ से एक्सप्लेन कर रहा है। अब मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर से और कोई मुझे चेस कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब वो मेरी स्पीड क्या बताएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें तीनों में सही कौन है? तीनों सही हैं। और मान लिया मैं जा रहा हूँ इधर 60 किलोमीटर पर आवर से और कोई मुझे क्रॉस कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो ये मेरी स्पीड बताएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन चारों में सही कौन है? तो चारों सही हैं। डिपेंड ये कर रहा है कि वो किस नजरिए से देख रहा है, किस नजरिए से देख रहा है। तो जिसने आपको व्यू दिया है, हो सकता है उसका नजरिया और होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि MBBS बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप अपने जहन को कंसंट्रेट करें, फोकस्ड होकर कोशिश करें और इस कोर्स को करें। बहुत करियर ऑप्शन है। कुछ नहीं तो अपनी क्लिनिक खोलेंगे। और समाज में तो डॉक्टर्स की इज़्ज़त ऐसी होती है, कहीं भी कोई जाता है कोई डॉक्टर नहीं बोलता, डॉक्टर साहब बोलता है। थैंक यू सर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई सेल्फ काशिफ, आई एम फ्रॉम फैज़ाबाद। सर, मैंने अभी 12th पास किया है कॉमर्स से और सर मुझे CA की प्रिपरेशन करना है, तो आप मुझे बताएं कि आगे मुझे क्या करना है। 12th पास किया इन्होंने। 12th पास करके CPT की आप तैयारी करें, देख लें CPT के क्वेश्चन बैंक गाइड्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। एक बार CPT का गाइड को ले लें, गूगल भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक आपको पिछले साल का एक मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अकाउंट्स अपनी, मैथ्स अपनी अच्छी कीजिए। मैथ्स आप थोड़ा सा देख लें पिछले साल या इस बार, अगर जैसे आप पेपर निकालेंगे गूगल करके तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका ज़्यादा वेटेज है। मेरे ख्याल से मैथ्स पे थोड़ा सा आप ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा और अकाउंट्स पे इंशाल्लाह ढंग से तैयारी कीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माई नेम इज़ AK सूरी एंड आई एम जस्ट पास द BSc केमिस्ट्री। सर, व्हाट इज़ द स्कोप आफ्टर दिस? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जा सकते हैं आप सूरी साहब। आप MSc कर लें केमिस्ट्री से और वहाँ से आप रिसर्च करें। मैं तो आपको कहूँगा कि BSc के बाद आप एंट्रेंस दे के IIT से आप MSc केमिस्ट्री करें। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है, उसने भी ऐसे BSc केमिस्ट्री करने के बाद IIT रुड़की से MSc केमिस्ट्री किया और वहीं से रिसर्च करने के बाद शी इज़ अ लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप बेहतर होगा किसी NIT से या IIT से MSc केमिस्ट्री करने की कोशिश करें। सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विन चैनल के तमाम प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद हैं। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मैंने आर्ट्स से BA करा हूँ। मैं इंजीनियरिंग कैसे अब करूँ? देखिए, इंजीनियरिंग के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन है वो 10+2 साइंस है। आपने BA का जिक्र किया, आप ये देखें कि आपने 10+2 किससे किया है। हो सकता है आपने साइंस से किया हो तो आप एंट्रेंस एक बार फेस करें, लेकिन अगर आपने अदर दैन साइंस किसी सब्जेक्ट से आपने 10+2 किया है तो आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस नहीं दे सकते। तो इस पे आपने बताया नहीं, अगर अगली बार हो तो आप ज़रूर बताने की कोशिश करें ताकि मैं आपको एक सही सलाह दे सकूं।
सर मैंने नीट 2007 दिया है और मैंने स्कोर किया है 536। क्या मुझे जनरल यूपी स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा? मुझे लगता है पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारी मेरी तरफ से मुबारकबाद। 536 एक अच्छा मार्क्स है आप। हाँ, कंग्रेचुलेशंस। आप वेट करें, काउंसलिंग का देखें। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 500 प्लस पे गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं ना कहीं MBBS मिल जाता है। सो काउंसलिंग का वेट करें आप। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक दफ़ा आपका प्रोग्राम चैनल विन पे देखा, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा नाम अली हैदर है। मैं 12th कॉमर्स में हूँ। मैंने विदाउट मैथ्स लिया है। क्या आप मेरे लिए कोई अच्छी फील्ड सजेस्ट कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर रहमत नाजिल हो मैसूर से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें और इतनी तारीफ़ की और इस प्रोग्राम की हम शुक्रगुज़ार हैं आपके, और बल्कि उन तमाम व्यूअर्स के जो इस प्रोग्राम को देखते हैं उनके हम शुक्रगुज़ार हैं, और आप हमको मौका देते हैं कि हम आपकी खिदमत कर सकें। जहाँ तक आपने लिखा है इसके बारे में कॉमर्स विदाउट मैथ्स, तो ऐसा नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि स्कोप्स की कमी नहीं है, बस सब्जेक्ट को ठीक से ढंग से समझ के पढ़ने और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। बीकॉम करने के बाद आप SSC आप दे सकते हैं, आप UPSC की तरफ जाइए, आप MBA कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप MCOM करके आगे बढ़ जाइए, रिसर्च कीजिए, या फिर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स कोर्स होते हैं BCom ऑनर्स करने के बाद 6 महीने के, 9 महीने के, 1 साल के, जिनको करने के बाद आप मार्केट में एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पोस्ट पे लग सकते हैं। सो ऑप्शंस करियर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार CA या CS या ACWA या MBA की तरफ ज़रूर सोचिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर अगला सवाल है कि अभी अभी मेरे इंजीनियरिंग का मॉक राउंड ख़त्म हुआ है। अब मुझे फ़ाइनल चूजिंग फीलिंग करना है। मॉक राउंड में मुझे MS यूनानी में इलेक्ट्रॉनिक और सिविल, LD कॉलेज अहमदाबाद में इलेक्ट्रिकल, VGEC कॉलेज अहमदाबाद में केमिकल, ITEC GEC कॉलेज बहरून में केमिकल इलेक्ट्रिकल में मुझे सीट अलॉट की गई है। मैं कंफ्यूज हूँ मैं कहाँ कौन सी लाइन लूँ, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल फिज़िक्स में सेम इंटरेस्ट है। मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएं आप। देखिए, कोर ब्रांच से फ़ायदा क्या होता है कि कोर ब्रांच से आप किसी भी ब्रांच की तरफ निकल सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल से आप आगे चल के जब आप निकलेंगे और MTech वगैरह करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एप्लीकेशंस, IT के एप्लीकेशंस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल से सपोज़ करें BTech करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के ऑप्शंस इन जॉब वो कहीं केमिकल से ज़्यादा क्रिएट होते हैं। और जैसे आपने बताया कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएँ। अब देखें, मैं एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए कोट कर रहा हूँ कि IITs में जो एडमिशन्स होती हैं उसमें अगर रैंक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की सीट्स पहले फिल होती है केमिकल के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केमिकल में जॉब ऑप्शंस कम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच होने की वजह से और बहुत ही इसकी वाइड फील्ड है, सो एडवाइजेबल है कि आप इलेक्ट्रिकल की तरफ बढ़ें। सर हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है और हमारे पास अब वक्त नहीं है कि व्यूवर्स के और क्वेश्चन लिए जाए, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। जी। जिनके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं वो नाराज़ ना हो, आपके भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जैसा कि सर हम जानते हैं कि हर एपिसोड में हम एक न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगले एपिसोड में आप किसके बारे में बात करना चाहेंगे? अब जैसे मैंने पहला JEE मेंस लिया था, फिर IIT JEE एडवांस आज हम लोगों ने टैकल किया है। आने वाले प्रोग्राम में हम लोग बिट्स सेट पे जिक्र करेंगे। ओके। बिट्स सेट के एग्ज़ाम से आप बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और बिट्स दुबई, ये बिट्स के 4 कॉलेज हैं, बहुत ही रिपीटेड कॉलेज हैं ये। बिट्स सेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन डेट क्या होगी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। और लेकिन यहाँ पर नाजरीन से चलते चलते एक बात मैं IIT JEE एडवांस के बारे में बोल दूँ कि इस बार जो स्टूडेंट जिन्होंने IIT JEE एडवांस दिया, 183 मार्क्स का पेपर 1 एंड 183 मार्क्स का पेपर 2, जिन बच्चों को IIT JEE एडवांस में क्वालिफाइड माना गया, अगर जनरल कैंडिडेट आप हैं तो आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 123। 123 मार्क्स पे आप IIT JEE में क्वालिफाइड होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 123 मार्क्स लेने पे ज़रूरी नहीं है कि आपको IIT में सीट्स मिल जाए, और भी आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। एक टेंटेटिव आपको मैं यहाँ रैंक शो कर रहा हूँ।
देखिए इस बार एक स्टूडेंट के स्कोर जेईई मेंस में 133 है, उसका जेईई मेंस में रैंक है 37,000 के आसपास, और जेईई एडवांस में उसका मार्क्स है 132 और उसकी रैंक है 27,800 के आसपास। सो अगर आपको किसी आईआईटी में एडमिशन चाहिए, अच्छी रेगुलर आईआईटी में अच्छे ब्रांच में एडमिशन चाहिए, तो आपकी रैंक विद इन किसी भी हालत में 10,000 के अंदर होनी चाहिए। सो किसी भी कॉस्ट पे आपका स्कोर 150 प्लस ही होना चाहिए, और इंशाल्लाह आप कोशिश करें ये होगा। और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बिट सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसे पिछले बातों में मैंने बताया था कि जेईई मेंस का जो नोटिफिकेशन होता है उसको आप फिल करेंगे तो जेईई मेंस में आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अपीयर होंगे, और मिनिमम कट ऑफ के बाद आप आईआईटी जेईई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। और आईआईटी जेईई एडवांस का एक अलग से नोटिफिकेशन आता है और उसके अलग से फॉर्म्स आते हैं, उनको ऑनलाइन फिल करना होता है। मैं उनकी डेट्स आपको बता रहा हूँ, ये टेंटेटिव डेट्स मानी गई हैं 2017-18 के लिए, इसमें कुछ डेट्स आगे पीछे भी हो सकती हैं, मैं उनको बारी बारी यहाँ बता रहा हूँ, आप अगर सामने हैं तो ज़रूर इसको नोट डाउन करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 4th वीक ऑफ अप्रैल, क्लोज होगी रजिस्ट्रेशन 1st वीक ऑफ मई, एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपको 2nd वीक ऑफ मई में, पेपर आपका 3rd वीक ऑफ मई के आसपास या 4th वीक ऑफ मई में कोई संडे होगा उसमें होगा। और आपकी जो शीट होगी जो आप लिखेंगे एज आंसर, वो स्कैन करके डिस्प्ले होगी लास्ट वीक ऑफ मई में। आंसर की रिलीज़ होगा 1st वीक ऑफ जून में, और आपका जो फीडबैक जो होगा आंसर की के लिए वो 1st वीक ऑफ जून तक वो ले लेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट इसका होगा 2nd वीक ऑफ जून में, और आर्किटेक्चर के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो 2nd वीक ऑफ जून में होगा। और इसी तरह से आर्किटेक्चर के बाद जो आप देखेंगे सीट अलॉटमेंट की, वो डेट्स आपकी काउंसलिंग की जो स्टार्ट होगी वो 3rd वीक ऑफ जून से टेंटेटिवली होनी चाहिए। तो ये सब सारी डेट्स हैं, ये एक टेंटेटिव डेट रखी गई हैं, इसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे। थैंक यू सर, आपने आज भी हमें आईआईटी जेईई एडवांस के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अभी भी कुछ अगर कोई सवाल करना चाहे तो उसके जवाब हम देंगे। डेफिनेटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, सो आप अभी भी पिछले एपिसोड के बारे में जो टॉपिक हो चुका है, और अगर कोई सवाल आगे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जैसे सर ने टॉपिक दिया है बिट सेट के बारे में भी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो अपने सवालात आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam winislam@gmail.com। अपने सवालात आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। इस पे अपने सवालात भेज सकते हैं, लेकिन याद रहे जब भी आप सवाल हमसे पूछ रहे हों तो वहाँ पे जवाब का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपको वहाँ पे जवाब नहीं दिया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्राम के ज़रिए ही आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब यहाँ पे रज़ा सर देंगे, और वो जवाब यहाँ टेलीविज़न के ज़रिए दिया जाता है, और हम आपको बेहतरीन तरीके से जवाब देते रहेंगे। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।